समाज उपयोगी व्यवहार, टॉपिक संख्या 14 है। समाज, यही टॉपिक है, उपयोगी व्यवहार, पूर्वाग्रह एवं भेदभाव। पूर्वाग्रह एवं भेदभाव, ये आपका टॉपिक है। समाज उपयोगी व्यवहार, अन्य नाम है पूर्वाग्रह, इसी में पढ़ना है, और भेदभाव। तो सबसे पहला प्रश्न है समाज उपयोगी व्यवहार। पहला प्रश्न क्या होगा? समाज उपयोगी व्यवहार क्या है? समाज उपयोगी, नीचे आओ, 4 को। समाज उपयोगी व्यवहार क्या है, या समाज उपयोगी व्यवहार से आप क्या समझते हैं? अंदर जाने दीजिए, जहां आप पीछे। प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, थोड़ा इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो क्या है? समाज उपयोगी व्यवहार मतलब किसी व्यक्ति का वह व्यवहार जो समाज के लिए लाभदायक हो, समाज के लिए फायदेमंद हो, तो व्यक्ति के इस व्यवहार को हम समाज उपयोगी व्यवहार के नाम से, मतलब किसी व्यक्ति का वह व्यवहार, वैसा बिहेवियर जो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या हो? फायदेमंद हो, लाभदायक हो, तो व्यक्ति के उस व्यवहार को हम क्या कहेंगे? या वह व्यवहार, व्यक्ति का वह व्यवहार जो अन्य सबके लिए, सभी लोगों के लिए क्या हो? फायदेमंद हो, क्या कहलाता है? समाज उपयोगी व्यवहार। जैसे सड़क पर कोई कील गिरा हुआ है, शीशा गिरा हुआ है, आप देखते हैं, वहां से कील को उठाकर किसी गड्ढा खोलते हैं, वहां पर मिट्टी से ढक देते हैं। तो शीशा आपने हटाया, इसका मतलब ये है कि अपने लाभ के लिए नहीं हटाया। कुछ लोग होते हैं कि वहां से हटा के कात में रख देते, क्योंकि कात के वजह से जाएगा, उसको भी चुभ जाएगा ना। सड़क पर कील है, सड़क पर शीशा है, आपने वहां से उठाया, रोड के किनारे में गड्ढा खोदा, गड्ढा में डालकर मिट्टी से क्या कर दिया। अब तो किसी को चुभेगा? वह नहीं चुभेगा ना। तो वह व्यक्ति का वह व्यवहार जो पूरे समाज के लिए क्या हो? लाभदायक हो, क्या कहलाता है? समाज उपयोगी व्यवहार। कुछ लोग इसके एक अन्य नाम देते हैं, या सामाजिक सुगमीकरण। सामाजिक सुगमीकरण, और यह नाम दिया किसने था? नॉर्मन ट्रेम्पलेट। किसने दिया था? नॉर्मन ट्रेम्पलेट नामक, बहुत जगह है, नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। गलत कि सही? कब दिया था? 1897। समाज उपयोगी व्यवहार उस व्यवहार को कहते हैं जो व्यवहार पूरे समाज के लिए, पूरे समुदाय के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए क्या हो? लाभदायक हो। और समाज उपयोगी व्यवहार को सामाजिक सुगमीकरण नाम कौन दिया? नॉर्मन ट्रेम्पलेट ने दिया था। कब दिया था? 1897 ईस्वी। नॉर्मन ट्रेम्पलेट ने एक बात यहां पर और कहा था कि ऐसा देखा गया है सामाजिक सुगमीकरण की प्रक्रिया में कि जब कोई इंसान किसी कार्य को अकेला करता है तो उस कार्य को अच्छा तरीका से नहीं कर पाता, लेकिन समूह में रहकर, समूह में किसी काम को करता है तो हर इंसान, समूह में जितने भी लोग हैं, वो सभी काम को बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहता है। मन में प्रश्न होगा ऐसा क्यों? तो मैं इसलिए पिछले टॉपिक में पढ़ा दिया हूं
कि इसका उद्देश्य होता है भाव प्रबोधन। क्या होता है? भाव प्रबोधन। इसी को हम कह सकते हैं प्रशंसा। प्रशंसा हेतु कोई इंसान किसी काम को अकेला करता है तो उसके पक्ष और विपक्ष पर ध्यान नहीं देता, सीधे काम को करने लगता है। लेकिन समूह में काम करता है तो चाहता है कि काम मेरा बढ़िया हो। काम बढ़िया होगा तो लोग हमारी क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। तो इसी को कहते हैं भाव प्रबोधन। भाव प्रबोधन क्या है? तो नॉर्मन ट्रिपलेट ने कहा कि भाव प्रबोधन एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी कार्य को अकेला करता है तो उस पर बारीकी से ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर समूह में किसी काम को करता है तो काम का प्रदर्शन क्या करता है? अच्छा करता है। फिर प्रश्न होगा कि व्यक्ति जब समूह में या किसी दूसरे के सामने किसी काम को करता है तो अच्छा क्यों करता है? तो उत्तर होगा भाव प्रबोधन, अर्थात प्रशंसा पाने के लिए। मतलब आप, हम या संसार के कोई आदमी अपनों के सामने किसी काम को करते तो जैसे तैसे कर देते हैं, लेकिन अगर कोई नया आदमी आ जाता है आपके सामने फिर काम को करते हैं तो काम को बड़ी सावधानी से, बारीकी से, बड़ी सुंदर तरीके से करते हैं। यह करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? भाव प्रबोधन। भाव प्रबोधन का मतलब क्या होता है? मतलब दूसरों की उपस्थिति में अगर कोई व्यक्ति अच्छा तरीके से काम करता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं भाव। तो एक प्रश्न बनेगा ना कि भाव प्रबोधन क्या है? भाव प्रबोधन क्या है? तो बड़ी आसान होगा। नॉर्मन ट्रिपलेट ने लिखा, नहीं अपने लेख में लिखा, अपने लेख में कहा कि भाव प्रबोधन एक प्रक्रिया है। भाव प्रबोधन क्या है? इस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति दूसरों की उपस्थिति में किसी कार्य को बेहतर तरीके से, मतलब बहुत बढ़िया तरीका से क्या करता है? संपादित करता है। मतलब दूसरों के उपस्थिति में किसी कार्य को बेहतर तरीके से, मतलब अच्छा तरीके से करना भाव प्रबोधन कहलाता है। गलत सही? और भाव प्रबोधन के बारे में विचार किसने दिया था? नॉर्मन ट्रिपलेट ने दिया था। संपादित किसी कार्य को पूर्ण करना, बात सेम है। निष्पादित मतलब खत्म कर देना होता है, संपादित कर मतलब पूर्ण कर देना होता है। अंतिम अर्थ एक ही होगा लेकिन शब्द का अर्थ थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? संपादित करना मतलब कार्य को क्या कर देना? पूर्ण करना। और निष्पादित करना मतलब काम को खत्म कर देना। मतलब तो वही हुआ, खत्म से सेंस में हुआ, लेकिन दोनों का शब्द का अगर अर्थ कहोगे तो अलग अलग जगह पर अर्थ, लेकिन अंतिम अर्थ एक ही होगा ना। तो भाव प्रबोधन। अब प्रश्न है कि व्यक्ति भाव प्रबोधन क्यों करता है? प्रश्न का और आ सकता है आपसे, व्यक्ति भाव प्रबोधन क्यों करता है? प्रश्न हो सकता है, व्यक्ति भाव प्रबोधन क्यों करता है? विदेश भ्रमण गए थे? नहीं, देख लीजिए कहीं पर डायरी में देख लीजिए, लिखल होगा व्यक्ति भाव प्रबोधन क्यों करता है। तो बड़ी आसान उत्तर होगा कि व्यक्ति भाव प्रबोधन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि मेरा मूल्यांकन किया जा रहा है। क्या समझता है कि उसका मूल्यांकन। अब कोई हमको बताएगा कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जांच। अगर आप जान ले कि मेरा कोई मूल्यांकन नहीं कर रहा है तो फिर उस तरह के काम कीजिएगा। नहीं, जैसे कल टेस्ट होने वाला है, मैं क्लास से बाहर हो जाऊं, आंख बंद करके बहुत बच्चा देखा देखी कर देगा, लेकिन कल का तो हिसाब नहीं टेस्ट में तिजोरी करने का, क्योंकि कौन प्रश्न होगा केवल मैं जानता हूं, आप में से कोई नहीं जानता। हमने केवल चैप्टर का नाम कहा है कि एक पार्ट और 2 पार्ट से प्रश्न करूंगा। रियल परीक्षा कर ले, आपकी योग्यता, आपकी औकात की परख कल होगी। बाकी तो अभी जितना बार के हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक पर क्या हो मैं पूछ लूंगा, हालांकि ये भी आउट है, लेकिन प्रश्नों की संख्या वहां क्या है?
ज्यादा है, और मैं अपने तरीके से चेंज नहीं करूंगा, इसलिए कल का भारी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग तो रखने वाले तो होता है। तो व्यक्ति भाव प्रबोधन क्यों करता है, मतलब दूसरों के सामने अच्छा प्रदर्शन क्यों करता है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि वह जान रहा है कि हमारा क्या किया जा रहा है। ये बात जान के एक और है, सामाजिक स्वैराचार क्या है या सामाजिक क्षमा श्रमण क्या है। एक प्रश्न है, सामाजिक स्वैरा इन है, सामाजिक स्वैराचार या सामाजिक क्षमा श्रमण क्या है। सामाजिक स्वैराचार क्या है या सामाजिक श्रमण क्या है, या इसका मतलब क्या होता है। सामाजिक स्वैराचार क्या है या सामाजिक क्षमा श्रमण से, आप गांव में कहानी सुने होंगे, लोग कह देता है कि 100 की लाठी 1 का बोझ। जैसे क्लास में से सारे डेस्क बेंच को क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलना है, अगर यह काम 2 बच्चा पर कर दे तो उसको निकालने में 1 घंटा से ज्यादा समय लगेगा। मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही? लेकिन जैसे मैं कहूँ कि जो क्लास इन होगा, जो बच्चा जिस बेंच पर बैठा है 1 पर 5 है और दोनों को उठाने में 4 चाहिए, तो 2 को ऊपर का 2 को छोटे का उठा के बाहर कर देगा। 5 मिनट कितना लगेगा? 5 मिनट में सारा क्या हो जाएगा, खाली होगा कि नहीं होगा। बस इसी से जुड़ा हुआ है सामाजिक स्वैराचार। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी समूह में काम करता है, तो याद रखिएगा, समूह का आकार यदि बड़ा होगा और काम सभी सदस्यों को मिलकर करना होगा, तो बड़ा से बड़ा काम बहुत कम समय में हो जाता है। गलत कि सही? लेकिन समूह में काम हो रहा है, लेकिन समूह में सदस्यों की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो काम को करने में समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। गलत कि सही? मतलब व्यक्ति यदि किसी समूह में मिलजुल कर क्या करता है, कार्य करता है, तो समूह का आकार जितना बड़ा होगा, किसी काम को करने के लिए प्रयास कम करना होगा, और समूह का आकार जितना छोटा होगा, किसी काम को पूरा करने के लिए प्रयास ज्यादा करना होगा। इसी प्रक्रिया को हम सामाजिक स्वैराचार या सामाजिक क्षमा श्रमण के नाम से, जैसे एक बात तो होगी कि एक बात आता है आप लोगों के मन में कि काश एक भाई होते चाहे एक बहन होते तो सारा चढ़ावा हमें ही मिलता, जो भी पापा लाते जो भी लाता पूरा ओम नमः शिवाय स्वाहा करते पेट में। नहीं, तो अकेला खाने में मजा आता है। नहीं, पड़ोसी अगर 2 भाई है 4 भाई है तो बड़ी आसानी से किसी काम को कर लेता है। 4 भाई है तो 4 जगह रहेगा, बड़ी आसानी से काम को निष्पादित कर देगा। लेकिन आप अकेला है, लेकिन आपके पास काम कितने हैं? 4 हैं। 1 जगह काम होगा, 3 जगह काम होगा, क्या होगा? खराब होगा या नहीं हो पाएगा। गलत कि सही? तो हमको लगता है कि सामाजिक स्वैराचार के बारे में आप लोग जान गए, या सामाजिक समाज श्रवण में जान गए कि एक प्रक्रिया है जिसमें जब कोई व्यक्ति समूह में मिलकर किसी कार्य को करता है, तो समूह का आकार यदि क्या होगा, बड़ा होगा, तो कार्य का निष्पादन बहुत कम समय में हो जाएगा, और यदि समूह का आकार छोटा होगा तो कार्य के निष्पादन में समय अधिक लगेगा। तो इसे ही विद्वानों ने क्या नाम दे दिया, सामाजिक स्वैराचार, या क्या कहते हैं,
सामाजिक क्षमा स्वरूप। अब एक अगला प्रश्न, समाज उपयोगी व्यवहार क्या है? इसी को कहते हैं सामाजिक सुगमीकरण क्या है, या इसी को कहते हैं प्रसामाजिक क्या है? बताना दोबारा पड़ेगा क्या? बड़ी आसान है, टॉपिक बार बार तो रिपीट करते रहता है। समाज उपयोगी व्यवहार, सामाजिक सुगमीकरण या प्रसामाजिक एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के, दूसरों के हित के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, पूरे सोसाइटी को लाभ पहुंचाने के लिए क्या करता है? किसी काम को कर देता है। गलत सही? समाज उपयोगी व्यवहार, इसी को आसान शब्दों में उस समय हमने कहा कि समाज उपयोगी व्यवहार या सामाजिक सुगमीकरण या प्रसामाजिक एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि इस कार्य को करने से पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को क्या होगा? लाभ होगा। तो इसे ही क्या कहते हैं? अगला है, तो समाज उपयोगी व्यवहार की विशेषता क्या है? मतलब समाज उपयोगी व्यवहार की विशेषता क्या है? कुछ ना कुछ तो खासियत होगी भाई। समाज उपयोगी व्यवहार की क्या विशेषता है? तो परिभाषा में ही सारी विशेषता होती है क्या जी? मैं बोला हूं तो परिभाषा में ही इसकी सारी विशेषता आपको नजर आती आ गई होगी कि समाज उपयोगी व्यवहार की पहली खासियत है कि इसमें एक व्यक्ति पूरे समाज को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, सामाजिक व्यवहार हमेशा निस्वार्थ होता है। स्वार्थ में रहकर कोई काम करेंगे तो समाज उपयोगी व्यवहार नहीं होगा। वो तो मजदूरी वाला काम कर रहे हैं। गलत सही? तो समाज उपयोगी व्यवहार हमेशा क्या होता है? तीसरी खासियत, अपनी इच्छा से करे, किसी के दबाव में आकर ना करे। किसी के कहने पर कर रहे हैं किसी काम को तो सामाजिक व्यवहार नहीं होगा। तो दबाव में आप कर रहे हैं। सड़क है, अपना दरवाजा साफ किए, अब बिना पिताजी के कहे दरवाजा के सामने जो रोड है, सड़क है, उसको भी आपने साफ कर दिया। ये आपका सामाजिक हो गया। सोचोगे कि हमारे सामने है तो अच्छा लगेगा, लेकिन लोग चलेगा तो उसके पैर में कंकर पत्थर क्या होगा? नहीं चुभेगा। गलत सही? तो समाज उपयोगी व्यवहार की पहली खासियत क्या है? इसका उद्देश्य दूसरों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए। दूसरा, यह निस्वार्थ होनी चाहिए। तीसरा, यह स्वेच्छा से होनी चाहिए। और चौथी विशेषता है कि अगर आप समाज उपयोगी काम करते हैं तो कई बार आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, समस्याएं झेलनी पड़ेगी। तो समस्या से घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है अभी तक जो अच्छे कार्य करते हैं उनके सामने समस्याएं बार बार अनेकों बार आती हैं, और गलत करने वाले के सामने समस्याएं बहुत कम आती हैं। और एक और बात जान ले, फिर या समस्या उसी के सामने आती है जो समस्या को झेलने में सक्षम होता है। महसूस किए? समस्या उसी के सामने आती है जो इंसान समस्या को झेलने में क्या होता है? सक्षम होता है। आप लोगों पर कभी समस्या आई है? तुम्हारे पिताजी पर आई, माताजी पर आई, आप लोगों पर आई नहीं है? क्यों? क्योंकि आप झेलने में सक्षम नहीं है। तुम्हारे पिताजी झेलने में क्या है? इसलिए उन पर आती है। समस्या भी देखता है कि किकरा पास जाएंगे, कुछ झेल लेगा। तो मेरे ख्याल से समाज उपयोगी व्यवहार की विशेषता क्या है? यदि 2 अंक में यह प्रश्न करें तो उम्मीद है कि सारे बच्चे लिख सकता है। क्या? गलत सही? अब है एक और प्रश्न कि समाज उपयोगी व्यवहार को क्या करने वाला? प्रभावित करने वाला कारक। याद रखेंगे,
समाज उपयोगी व्यवहार को प्रभावित करने वाला कुछ कारक हैं। पहला कारक है व्यक्ति की प्रजाति। व्यक्ति की क्या है? प्रजाति है। उसकी खून में, उसके जीन में लक्षण है कि दूसरों का हेल्प करेगा। कभी आप हरियाणा के साइड में जाइए, पंजाब के साइड में जाइए, देखिएगा वो लोग अपने घर के आगे बड़ा बड़ा मिट्टी का मटका रख देता है, पानी भर देता है, नहीं, और एक गिलास भी रख देता है कि यात्रा पर जो भी चलेगा क्या होगी, प्यास लगेगी तो पानी पिएगा। गलत मैं तो देखा हूं। तो एक प्रजाति होती है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे शहर में कि अगर वहां गिलास है तो पानी पिएगा, गिलास छोरा में रख के बड़ा नहीं महीने चल देगा, हाथ धो लेता है। कुछ लोग हैं जो किसी मंदिर मस्जिद या पर देखिएगा यात्रियों के ठहरने के लिए व्यवस्था है तो देखा यहाँ बहुत गर्मी है, अरे हमें यहाँ पंखा लगा देनी चाहिए। प्रजाति उसकी सोच होती है। तो कुछ लोग में से पंखा ही खोल के चल जाता है। हाँ, तरीका चोर तो हर गाँव हाँ घंटी एक गाँव में से देखिए स्कूल में से इन्वर्टर कर दिया, जबकि उस स्कूल में जो इन्वर्टर था उस सारे गांव के ही बच्चे पढ़े ना, दूसरा गांव का बच्चा था कि नहीं पढ़ा। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे, अमेरिका के तो नहीं ले जाते, गाँव वाला लिया हो। दूसरा, परोपकारी व्यवहार अधिगम से प्रभावित होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। वह व्यक्ति देखेगा कि हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, हमारे परिवार के लोगों ने किसी की मदद किया है तो देखा देखे तो आपकी उसमें भी मदद करने का गुण आएगा। गलत कि सही? आज इसने देखा ही नहीं हो तो देखा कि हमारे पिताजी उठा के लेके चल दिए तो वो बच्चा वही गुण होगा। अपवाद हर चीज में होता है। कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, लेकिन चोर के बेटा में चोर वाला लक्षण जरूर होगा, इंजीनियर के बेटा में इंजीनियर वाला लक्षण, हाँ केवल शिक्षक के बेटा में शिक्षक का लक्षण नहीं होता। क्योंकि दुनिया में सबसे अगर कोई बेईमान है तो 90% पर चल रहा हूँ टीचर, अपने दायित्व को ईमानदारी से निर्वाह नहीं कर रहे हैं। और दायित्व को निर्वहन करने की बात आई है, मैंने कहा 90% गलत है, 10% सही है, उसी पर यह व्यवस्था चल रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कुछ भी हो जाए एको दिन अब्सेंट नहीं करता, पर 90% तो बहाने लगा लिया है। कुछ कहते हैं मुझे तो नहीं पता है कि है किसी विद्यालय में एक सिस्टम होता है, उसके करवा के शहर के बंद में घूमते फिरते रहता है, डिपुटेशन उसको कहते, करवा के वहां नहीं करेगा करेगा। या तो पढ़ाने के लिए क्या, तो डिपुटेशन की क्या जरूरत है? दूसरा, आपकी कल्चर भी, आपकी संस्कृति भी समाज उपयोगी व्यवहार को प्रभावित करती है। जाओ आदिवासी के जंगल में के रास्ता से जाओगे तो घेर के छीन छान लेगा। गलत कि सही? कुछ ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जंगल के रास्ते जाओगे, यात्री चलता है तो जंगल को साफ करके रखता है। तो समाज उपयोगी व्यवहार को प्रभावित करने वाला कुछ कारक हैं। पहला, व्यक्ति की प्रजाति, व्यक्ति की सोच, व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्तर, ये सारे चीज समाज उपयोगी व्यवहार को प्रभावित करता है। एक और है समाज उपयोगी व्यवहार का मानक। समाज उपयोगी व्यवहार का मानक। और समाज उपयोगी व्यवहार के कितने मानक हैं? 3 मानक है। पहला है सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व। दूसरा कौन है? परस्परता।
और तीसरा कौन है? न्याय संगतता या समानता। मतलब समाज उपयोगी व्यवहार के कितने मानक हैं? मानक 3 हैं। उसके स्टैंडर्ड कितने हैं? 3 हैं। पहला सामाजिक उत्तरदायित्व, याद रखेंगे, समाज परोपकारी व्यवहार वही करेगा जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को रखे। अब कहने का मतलब सामाजिक मानक मतलब उसके आधार। जैसे छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा कर देता हूं। इस मोहल्ला में सारे पोल पर हमने क्या किया, किसने कहा कि सर आप लगा दीजिए ना, ठीक है, हम रात निकलते हैं, सारे पर बल्ब हमने लगा दिया। थोड़ा पैसा फिर लगेंगे, सरकारी फंड से मैं कुछ नहीं लेता हूँ। जिस दिन लगेगा कि अब लेने के लायक हो गया 2 लोगों को, मैं अपने आप को फील करता हूँ कि हमको देने की जरूरत है, इसलिए मैं देता हूँ। अब एक चौराहा है जहाँ कई जगह रहता है, तो वहाँ का बल्ब ये हो गया था, सभी अपने तार को जुड़वा लेता था, लेकिन उस बल्ब का तार छूट गया था, भी लगवाता हुआ था नहीं। 6 महीना यूं ही क्या रहा, यूज रहा। एक और है का ये हो गया है, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है। लगता है कि अगर लगाएंगे तो खर्चा हमको देना पड़ेगा। हर पोल पर है, एक आदमी को पर के खोलियों के ले गया कोनो अपना घर। अब एक दिन संडे का दिन था, मिस्त्री आया, पहले इसको जोड़ दो तुम भाई। पैसा कह लेगा भाई, सोसाइटी का चीज है। तो कुछ लोग बिगड़ गया, चलो हमारा अकेला थोड़ी ना है, सब लोग सोच लेगा तो किसी प्रकार की क्या होगी, गड़बड़ी नहीं होगी। तो पहला के मानक हमने उत्तरदायित्व को समझा कि हमने उसको लगाया है, बिगड़ेगा तो हमको सुधार दबा देना दायित्व है। सभी लोग सोच लेगा तो समाज में जो सड़क है न सड़क खराब होगा, न सड़क पर क्या होगा, कचरा होगा। गलत कि सही? परस्परता, याद रखेंगे, परस्परता का मतलब होता है, ये कहता है कि हम उसी की सहायता करते हैं जो हमारी मदद करता है। परस्परता का मतलब है, सही बात यही है। तुम किसी को हेल्प नहीं करोगे और चाहोगे कि सब दोस्त हमको हेल्प करे, संभव है? परस्परता का नियम कहता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में लोग परस्पर आपस में जुड़े, समाज में ना कोई बड़ा है ना कोई। तुम किसी की मदद करोगे तभी वह तुम्हारी क्या करेगा, मदद करेगा। इसी नियम को हम कहते हैं परस्परता के नाम से जानते हैं। और समानता, जिसे न्याय संगतता कहते हैं, कि हमें दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, लेकिन तब जब वह क्या हो, उचित हो। जैसे आपको लगता होगा कि सर जी हमारे बहुत बदमाश है, कोनो मांगने आता तो बदमाश लाठी लोग फेंक देता, लेकिन कुछ को देता भी, तो हमें लगता है कि इसको देने की जरूरत है, जो मैं रुपया दूंगा इसका सही उपयोग करेगा, तो मैं उसको क्या करता हूँ, और लगता है कि नहीं ये उसका क्या करेगा, दुरुपयोग करता है। तो इसी दिन सुबह में आया था, हाँ एकदम तुम लोगों की उम्र का था, भूख लागल, मैं जानता हूँ मंडल मंडल टोला का हूँ, दिन भर में 10 को शिखर खा जाता, लेकिन भीख मांग के खाता, इसलिए मैं लाठी लेके दूर तक खा रहा था उसको। एक और है जो हट्टा कट्टा है, रहता है शहर में, कहा कि बहुत भूख लगा, किसी पार्टी में गए थे, राजेंद्र वन बुक था, कहा कि खिया दो, जो खाएगा इसको खिला दो। मिठाई उठाई भूख भर पेट खाया। भाई कुछ हम लोग का निजी कार्यक्रम था, सारा गेट बंद किए, कार्यक्रम चालू हुआ, लगा बजाने कि ना हम भी देखेंगे, तो बांध के पीछे 4 लठी। तुम भोजन करने आया था ना, मेरा निजी कार्यक्रम है, हम इतना करते कि खुद के लिए मंगाए हैं ना, कि तुम्हारे लिए। अब कोई मेरे घर में टेलीविजन चलाना नहीं, हम भी देखेंगे, तो मेरा खुद का है ना। उसमें ऑफिसर लोग बैठे थे, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग बैठे थे, कंपनी के कुछ आदमी था वहां पर, अपना ऑर्केस्ट्रा का निजी कार्यक्रम था, ताकि खिला दिया तो हमको देखे वो करो।
समानता का नियम है, लेकिन मैं अपनी समानता डीएम से कर दूं, मैं अपनी समानता पीएम से कर दूं, चलेगा? नहीं चलेगा। तुम अपने बराबरी में समानता रखो। ऐसे यही समानता का नियम कहता है। तो हमें किसी की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन तब जब वो न्यायोचित हो। एक महिला भीख मांगने आती, वो हमें कभी नेपाल जाना कहेगी, कभी बिराड़ी जाना कहेगी। हम कई बार 10, 20, 50 दिया हमने उसको। एक बार बउआ घरे छूट गया, हमारा बस न गया, पैसा न है। हमने कहा एक लड़का देख लिया, सर जी ऐसा क्या मांगती है, हम इसलिए दूसरा दिन आ गई। कहाँ जाना है? तो सोनवर्षा जाना है। सोनवर्षा के वो लड़का था, वो जो वस्त्र का चढ़ा दी, गेटे पर से भागे। मतलब उसको सोनवर्षा जाना नहीं था। वो तो मांगने का अलग अलग का तरीका है। जैसे कुछ लोग कहता है बाप मर गया, तो कोई बेटी के ब्याह के नाम पर मांगता है, तो घर कागज पर लिखवा लिया हम यूपी के। तो यार यूपी के लोग इतने निर्दयी थोड़ी ही ने, तो बिहार में बेटी के ब्याह के लिए भीख मांगने की जरूरत पड़ गई? नहीं। गांव में कितनों गरीब हैं, अगर बेटी के ब्याह हो तो समाज के लोग चंदा बांध के ब्याह कर देता है। श्राद्ध किसी का नहीं होने वाला हो, गरीब है, तो थोड़ी थोड़ी राशि दे करके उसका काम होता है ना। इंसान कितना बुरा हो, लेकिन समाज के लोग अगर मिलजुल के चाहे तो हर काम करते। लेकिन यह मांगने का तौर तरीका क्या है? लेकिन इस पर समानता या जिसको न्यायसंगतता कहते हैं, यह कहता है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन तब जब दिमाग लगा लो न्यायोचित। भीख उसी को दो जो भीख लेने के क्या है, भला चंगा है, स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है। वो तो रोज कमा के 500 रुपए इकट्ठा कर सकता है, लेकिन देखता है कि भीख मांगने से 1500 कमा लेते हैं ना, बिना इन्वेस्टमेंट के। ओनली इनकम है, लाभ ही लाभ है, प्रॉफिट है। इससे ज्यादा लाभ वाला कोई बिजनेस नहीं है। एक बार अखबार में हमने समाचार में सुना कि मुंबई में उसका बड़े बड़े होटल है, अपना होटल का वे भी मांगता है। कहता है तो मेरा शुरुआती बिजनेस ये देखे ना छोड़ दे, क्योंकि इसी से मांगते कि तो होटल बना है। तो अपने ही होटल के सामने खड़ा होकर क्या करता है वो भी कमाता। और होटल का क्या है? इस बात को क्या हो गए, जान गए। दिखाता है पूर्वाग्रह एवं भेदभाव। एक टॉपिक क्या है? पूर्वाग्रह एवं भेदभाव। तो पहले जानेंगे क्या पूर्वाग्रह क्या है, या पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है। बड़ी आसान बात है। तो किसी के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हमारे मन में, चाहे आपके मन में भाई, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में आपके मन में पहले से जो, कैसी पहले से, लेकिन कैसी नकारात्मक धारणा बैठ गई हो, उसी नकारात्मक धारणा को हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। जैसे मेरे बारे में हो सकता है आप में से अरे बहुत मैं कहता है खुरसट आदमी है, कर्कश आदमी है, खराब आदमी है। हो सकता है मेरे यहाँ आने से पहले आपके दिमाग में किसी ने मेरे बारे में कह दिया हो, तो तुम नाजायज नहीं हो, जायज हो, क्योंकि तू हमसे तो मिला नहीं है। किसी ने कहा, आप भले ही 5-6 दिन पढ़ा होगा, लेकिन कुछ दिन तुम्हारे मन में मेरे बारे में नेगेटिव ही चला होगा, सकारात्मक नहीं। लेकिन 15 दिन के बाद लगा कि ना, तो जो कहा जस्ट उल्टा हमको दिखाई दे रहा है, तब जाके मेरे प्रति आपकी धारणा पॉजिटिव आई होगी। तो बड़ी आसान उत्तर है पूर्वाग्रह। पूर्व माने पहले, आग्रह माने विश्वास या विचार। किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे किसी जगह के बारे में, चाहे किसी स्थान के बारे में, आपके मन में पहले से जो धारणा बैठ गया है, उसी धारणा को हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। याद रखेंगे, पूर्वाग्रह हमेशा कैसी होती है? नकारात्मक होती है। कैसी होती है? नकारात्मक होती है। अब प्रश्न होगा, तब पूर्वाग्रह के स्रोत कौन है? पूर्वाग्रह के
देखो पूर्वाग्रह कहीं ना कहीं से आता है, अपना मन से ना आता है। नहीं, जैसे मैंने कहा ना, मेरे बारे में आपको मन में कोई बात भर दिया होगा कि बहुत बुरा इंसान है या बहुत अच्छा इंसान है, कुछ हो सकता है। तो पूर्वाग्रह के स्रोत कौन है? तो पहला पूर्वाग्रह का स्रोत है एक में अधिगम। क्या है? अधिगम। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? और याद रखेंगे, अधिगम कहां से मिलता है? तो परिवार से, समाज से, समाचार पत्र से, टेलीविजन से, सूचना के अन्य सभी स्रोतों से पूर्वाग्रह मिलता है। गलत सही मतलब किसी के बारे में, व्यक्ति हो, स्थान हो, जगह हो, उसके बारे में आप कैसे सीखते हो? तो अपने घर के लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से, अपने विद्यालय में, अखबार में पढ़कर, गलत कि सही, या टेलीविजन में देखकर। कौन कोई रीजन हो सकता है? तो पूर्वाग्रह का पहला चीज क्या है? अधिगम। दूसरा, हाँ, बलि का बकरा बना देना। बकरा बनाना। अब कहोगे सर ये बलि का बकरा बनाना क्या है? आप लोग में से कौन है जो घर में भाई बहन में सबसे बड़े हैं? खड़ा हो जाओ। नीचे वाले, ऊपर वाले की बात नहीं हो, नीचे वाले भाई बहन में सबसे खड़ा हो। बलि का बकरा बनाना क्लियर हो जाएगा, वही ना कोई खड़ा होगा। लग रहा है कि सर इतनी गड्डी बात करो कहेंगे। तो बलि का बकरा बनाना हो गया कि मतलब आप किसी काम को करते हैं और आप प्रभावशाली लोग हैं, प्रभुत्वशाली लोग हैं, या अपने परिवार में थोड़ा वरिष्ठ लोग, भाई बहन में सबसे बड़े हैं, लेकिन काम क्या हो गया? गलती हो गई। तो पिताजी से पिटाई से बचे, छुटका कहा है तब की। मतलब किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए, किसी कार्य को आप सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन सिद्ध करने में थोड़ी सी अड़चन आ रही है, तो अपन सारा दोष, जैसे आप लोग अपने छोटे भाई बहन पर मार देते हैं कि नहीं हमने नहीं किया, उसने किया। पिताजी से पैसा मांगना है कुछ करने के लिए, पिताजी देने वाले में से छोटा भाई को चढ़ा दिए। जाओ नहीं कहना नहीं। जैसे कुछ, मैं कोचिंग से शाम से निकला, शाम को फोन, प्रतिदिन क्या लाना है याद रहता, लेकिन जानबूझ के प्रश्न पूछता हूं मैं। तो बात हो गई, अमुक अमुक चीज लाना है, छोटी वाली बेटी है, चढ़ाएगा दोनों, हमको ये खाना है पापा। तो हो गया, जब इसके लिए आएगा तो हमरो लिए बलि का बकरा, बड़का दोनों मिलके। गलत सही मतलब किसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए, किसी काम को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आप करते अपने हैं, किसी अन्य पर ले दे देते हैं भार उसका। तो इसी को क्या कहते हैं? बलि का। तीसरा है सामाजिक अनन्यता। क्या है? सामाजिक अनन्यता। पढ़ा दिया। सामाजिक अनन्यता क्या है? तो पूरे समाज के प्रति जो आपका सकारात्मक या पॉजिटिव सोच है, पूरी सोसाइटी के प्रति जो आपका सकारात्मक सोच है, उसी को हम सामाजिक अनन्यता के नाम से। उसका सत्य के संप्रत्यय का आधार तत्व। चौथा है सत्य के संप्रत्यय का आधार तत्व। अब कहेंगे सत्य की संप्रत्यय का आधार तत्व क्या है? तो आपसे कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है, बार बार किसी बात को कहता है, तो आपके मन में एक बात जरूर आ जाता है, अरे उसके बारे में ठीक है, भले ही वो गलत है, लेकिन कुछ ना कुछ सही है, तब तो बार बार कह रहा है। सत्य के संप्रत्यय का आधार तत्व होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके सामने बार बार कोई बात प्रकट कर रहा है कि अमुक बहुत बुरा है, अमुक बहुत बुरा है, तो आपके मन में वह बात एक बार बढ़ जाएगा कि बार बार कह रहा है, इसके मतलब कुछ ना कुछ बुरा है उसके अंदर। तो सत्य को पहचानने में आपको क्या हो जाएगी? परेशानी हो जाएगी। और भी कई कारण हैं।
पूर्वाग्रह के स्रोत में और भी कई कारण हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण और भी है। एक हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। हाँ सर। पूर्वाग्रह को कम करने का बहुत सारा तरीका है। पूर्वाग्रह को कम करने के लिए, जैसे मान लिया कि तुमको मैं कहा हूं लेकिन समझ नहीं पाए हो, मेरे बारे में तुम्हारे मन में निगेटिव विचार किसी ने भर दिया, तो सबसे पहले तुमको मेरे पास आना होगा, हमसे मिलना होगा, क्योंकि हमसे मिलने के बाद ही वह पूर्वाग्रह तुम्हारा क्या होगा। किसी ने कहा दिया अमुक आदमी चोर है, तो चोर वाला दिमाग में भरने से पहले उस व्यक्ति को परीक्षा लेनी होगी कि रियल में चोर है कि नहीं है, वह बेईमान एक ही है। पूर्वाग्रह को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है उस व्यक्ति से आपको मिलना होगा, सत्य की कसौटी पर क्या करना होगा, कसना होगा। किसी के कहने पर भड़काने पर भड़कना। किसी ने कह दिया कि कौआ तुम्हारा कान ले जा, तो पहले कान को देखो भाई, कौआ के पीछे पीछे भागोगे। और आजकल बहुत लोग ऐसे के हैं कि प्रमाण नहीं लेता है, बिना प्रमाण के ही पूर्वाग्रह की धारणा क्या कर लेता है, बैठा लेता है। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण है और सामाजिक कारण भी है। मनोवैज्ञानिक कारण में दोषपूर्ण समायोजन, आपकी निराशा, आपके मन में चलने वाला द्वंद्व पूर्वाग्रह का कारण है। और सामाजिक कारण में होगा कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है, यह भेदभाव भी पूर्वाग्रह पैदा करता है। एक बात तो फिक्स है, यहाँ लड़का लड़की दोनों हैं, तो आपके प्रति थोड़ी हमारे समाज की सोच निगेटिव है या नहीं है, लेकिन अगर नहीं स्वीकारिएगा तो आपको क्या होगी, परेशानी होगी। तो ये था पूर्वाग्रह और पूर्वाग्रह को कम करने का तरीका। भेदभाव मतलब क्या है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ थोड़ा सा व्यवहार में, बर्ताव में अंतर आना भेदभाव कहलाता है।